जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस को कवर कर रखा है पॉलिटी के बारे में, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। सबसे पहला फीचर है इसमें लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास क्या था, 395 आर्टिकल्स थे जब ये ओरिजिनली बना था, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी जब अमेंडमेंट्स हो गई हैं तो उसके बाद हमारे पास 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। पहले 22 थे, अभी हमारे पास 25 हो गए हैं। 8 शेड्यूल थे, अभी हमारे पास 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। रीज़न क्या कह सकते हैं इसकी इतनी जो लेंथीएस्ट होने का? एक तो हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी है, कल्चर लोगों का अलग अलग है, तो उसी हिसाब से जो लॉज हो गए, आर्टिकल्स हो गए, सारी चीज़ें उनको मेंटेन करना पड़ा। डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए और डीपीएसपी शेड्यूल्स, ये सभी इंक्लूड करने के बाद हमारे पास ये एक तरह से लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो फीचर्स हमने ले रखे हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ का एक तरह से आप हम कह सकते हैं कि मिक्सचर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर मैंने यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं किया, मैंने एक यहाँ पे ओवरव्यू दिया है आप लोगों को, क्योंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में कि कौन कौन से बॉर्डर फीचर थे। यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे कि हाँ कौन कौन से फीचर इंक्लूड हैं और आपको याद होने चाहिए। तो ब्रिटेन, ये इंपॉर्टेंट लिखे हैं यहाँ पे जो आप याद कर सकते हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप की बात जब होती है तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से, यूके से। दूसरा आता है हमारे पास यूएसए। यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। जब हम बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स की, तब हमारे दिमाग में यूएसए आना चाहिए, क्योंकि हमने ये प्रोविज़न वहीं से ली है। जुडिशियल रिव्यू हो गया और प्रियम्बल। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपीज। रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रांस से हमने लिया है आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जर्मनी, जिसे हम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, एमरजेंसी प्रोविजंस। और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम। ये हमें ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से ना तो रिजिड है ना पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, मतलब ब्लेंड कह सकते हैं हम इसे। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड तो किया जा सकता है पर इजीली नहीं कर सकते। कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, पर कई में क्या होगा कि स्पेशल मेजोरिटी के बिना हम उन्हें अमेंड कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए कहा गया है, एक तरह से ये फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये ब्लेंड है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। आगे है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। एक एक वर्ड से समझेंगे। फेडरल सिस्टम होता क्या है कि जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन सेंटर और स्टेट, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये हमारे शेड्यूल 7 में भी मेंशन है। तो जो हमारा इंडिया है उसे बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि हमारे आर्टिकल 1 में लिखा है। यूनिटरी बायस की यहाँ पे बात करें तो क्या आ जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रॉपर तरीके से फेडरल सिस्टम नहीं है। मतलब तभी लिखा है ना कि फेडरल सिस्टम तो है पर यूनिटरी बायस के साथ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ सेंटर जो खुद डिसीजन लेता है, वहाँ पे स्टेट्स हैं वो डिसीजन नहीं ले सकती। मतलब जैसे कोई हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो वहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो सेंटर के पास चले जाते हैं और कंट्रोल भी समटाइम सेंटर के पास चला जाता है। पॉइंट है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में फॉलो की जाती है, जिसमें कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर होता है एल से याद रखना, लॉ बनाने वाला, लॉ मेकर। और एग्जीक्यूटिव होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि इम्प्लीमेंट करता है लॉ को। तो प्रेसिडेंट है जो हमारा, उसको नॉमिनल हेड बोला जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसे रियल हेड बोला जाता है। बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारा ब्रिटिश मॉडल पे बेस करता है, मतलब हमने ब्रिटेन से ले रखा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप की बात होती है, पर हमारी इंडिया में क्या है कि हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। सारे इंडियंस के लिए सिंगल सिटीजनशिप का ही रूल है, जो कि हमारे आर्टिकल 5 से 11 तक भी मेंशन कर रखा है।
आगे हमारे पास आता है सेकुलर स्टेट। हमारे इंडिया का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन्स को हम इक्वली ट्रीट करते हैं और इसकी जो हमें गारंटी मिलती है हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें प्रॉपर दी गई है, इस आर्टिकल में 25 से 28 तक। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि इंश्योर करती है जस्टिस, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे हमारी मेन जो कह सकते हैं जुडिशरी हम, जिसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे पार्ट 3 में दे रखे हैं, जो कि इंस्पिरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से। और ये हमें प्रोवाइड करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट हमारे सिटीजन्स को, जिसमें हम कह सकते हैं राइट टू इक्वेलिटी, जो हमारा 14 से 18 तक आता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। प्रॉपर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल, जैसे 19 से 22 तक हमारी जो बात होती है वो फ्रीडम की होती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसकी हमें गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, जिसे हार्ट एंड सोल बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। आगे बात करते हैं DPSPs के बारे में, जो कि दी गई हैं पार्ट 4 में, जो हमने ली है आयरलैंड से, जिसका एम है एस्टैब्लिश करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इसमें ये बताया गया है कि स्टेट की अपने जो सिटीज़न के लिए, स्टेट्स की जो अपने लोगों के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इसमें मेंशन करी गई हैं, तो ये नॉन इन्फोर्सेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर आप काम सबसे इक्वली ले रहे हो तो उनको पे भी इक्वल ही किया जाएगा। एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ है इसमें, हेल्थ एंड वेलफेयर। तो आगे DPSP के बारे में ना हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारी जो अगली वीडियोस होंगी उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बना रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि पार्ट 4A में नेक्स्ट हमारे पास आता है DPSP, जो कि पार्ट 4 में मेंशन कर रखा है, जो कि हमने लिया है आयरलैंड से, और जिसका एम बताया गया है एस्टैब्लिश करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो इक्वल पे है इक्वल वर्क के लिए, अगर काम आप सबसे बराबर का ले रहे हो तो आप उनको पे भी इक्वली करोगे। एजुकेशन के बारे में बताया गया, हेल्थ एंड वेलफेयर, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि पार्ट 4A में मेंशन करी गई हैं, जो कि ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और कहाँ से ली गई हैं? USSR कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे पास टोटल देखा जाए तो 11 ड्यूटीज़ हैं, जो कि एक तो 11th जो ड्यूटी थी वो हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है। कब की गई थी? 2002 में। ये भी साथ में आप ऐड कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, एंड अपहोल्ड यूनिटी, एक ब्रदरहुड की जो भावना है वो लेके चलना, ये सभी इसमें मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर वो सिटीज़न जिसकी एज 18 साल है या फिर 18 से ज़्यादा है, उसको राइट टू वोट का अधिकार है। उसकी कास्ट कोई भी हो, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ उसके पास कम हो ज़्यादा हो, इसका कोई इसे लेना देना नहीं है, सभी को राइट टू वोट है। आगे है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि 3 तरह की बताई गई हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमें पता चलता है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी के बारे में है आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक हमारे इंडिया में नहीं लगी है तो वो है आर्टिकल 360 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बना देती है जब कोई क्राइसिस आता है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब देश में कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है तब जाके यहाँ पे यूनिटरी बायस हो जाता है, जो कंट्रोल है वो हमारी सेंटर के पास चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रियम्बल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वैसे, जो डिस्क्राइब करता है फिलॉसफी और आइडियल्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि इंडिया को डिक्लेयर करता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये वर्ड कब ऐड किए गए थे? जब 42nd अमेंडमेंट होती है 1976 में, ये 2 वर्ड बाद में ऐड किए गए थे। उससे पहले सिर्फ 3 वर्ड थे, कौन कौन से? सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में ऐड किए गए हैं। इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार।
नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी इसको एक वर्ड से समझते हैं कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट के पास इतनी हद तक पावर है, एब्सोल्यूट पावर नहीं हम कह सकते, मतलब एब्सोल्यूट होता है कि प्रॉपर पावर नहीं है, पर इतनी लिमिटेड पावर ज़रूर है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। बट वहीं पर क्या आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट नहीं है, और इस चीज़ को कौन जस्टिफाई करता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है इन लॉ मेकिंग, पर उन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अपनी सोवरेनिटी का यूज़ किया है इंटरनली और एक्सटर्नली डिसीजन लेने में, पर वहीं पर आपको जुडिशरी भी दिख जाएगी, क्योंकि जुडिशरी के पास पावर होती है रिव्यू करना लॉज को, और जहाँ पर इन लोगों को लगेगा कि ये जो लॉ बनाए रखा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसे वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसको बोला जाता है मिक्सचर, कि ये भी है भाई और ये जुडिशियल सुप्रीमेसी भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस्ड नेचर। ये कवर करता है हर एक एस्पेक्ट को, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन कवर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रमोट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बैलेंस्ड नेचर में ये सारी चीज़ें हमें कवर करके मिलेंगी, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो मेंशन नहीं है। पॉलिटिकल भी सब कुछ मेंशन कर रखा है, सोशली, इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ को बड़े ही डिटेल्ड तरीके से मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ गए, हाँ, तो आगे हमारे पास पॉइंट्स आते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले बात की थी, इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हमने ले रखे हैं, वहाँ पर सिर्फ एक तरह का ओवरव्यू था, बट हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या सोर्सेज लिए हैं, ये एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। यूनाइटेड किंगडम प्लेज रियल कूल सॉन्ग्स बिफोर लंच। मर्जी है आप लोगों की, अगर आप ऐसे ही याद कर सकते हो तब भी बेटर है, अगर नहीं याद हो रहा तो ऐसी कोई ट्रिक या तो खुद बना सकते हो या फिर ये वाली याद कर सकते हो। सबसे पहला है यूनिटरी स्पिरिट। जैसे कि हमारा जो इंडिया है उसे हम फेडरल मानते हैं, बट कई जगह हमें यूनिटरी बायस मिलता है, तो वो जो यूनिटरी बायस की बात आ जाती है वो हमने यूके से ली है। कैबिनेट सिस्टम हमने वहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यूके से लिए हैं। सिटीजनशिप जो कि सिंगल सिटीजनशिप है, स्पीकर एंड प्रिविलेजेस, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में आता है जैसे सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा, तो वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात हो रही है। बट अगर वही हम स्टेट लेवल पर बात करें तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या आता है कि कई जैसे हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, तो वो हो जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो ये सारी आप चीज़ें एक बार पढ़ लेना अच्छे से। आगे हमारे पास आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी ट्रिक है फ्यू प्राउड जजेस सिक्योर रियल इंडिपेंडेंट पावर एवर हैप्पीली। हमने वहाँ से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ सुप्रीमेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो सुप्रीम रहेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होगा, और इम्पीचमेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी हमने यूएसए से ही लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अभी आपने पीछे देखा होगा कि हमने यूके से क्या लिया था, रूल ऑफ लॉ, और हमने यूएसए से क्या लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये दोनों पॉइंट ना हमारे आर्टिकल 14 में आ जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे तरीके से इसको याद कर लो अभी से, ताकि आप लोगों को बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट आता है आयरलैंड, जिससे हमने बोरो किए हैं फीचर्स, जैसे डीपीएसपीज हो गए, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, और प्रेसिडेंट की इलेक्शन। ये सभी हमने आयरलैंड से, आप कह सकते हो कि एक तरह से इंस्पायर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाज कूल ट्रेड जम्प्स, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और जॉइंट सिटिंग। आगे हमारे पास जर्मनी, जिसको हम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और इनसे हमने फीचर जो बोरो किए हैं उनमें है एमरजेंसी प्रोविज़न, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जब एमरजेंसी लगी हो। तो ये ट्रिक यहाँ पे लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यूएसएसआर रशिया, जिससे हमने फीचर्स बोरो किए हैं। ट्रिक पढ़ लेते हैं पहले। रशियाज ड्यूटी, जस्टिस एंड 5 ईयर ग्रोथ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने वहाँ से ली हैं। आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमने वहाँ से लिए हैं, और इम्पॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान भी हमने रशिया से लिए हैं।
फ्रांस से हमने बोरो किए हैं फीचर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे वर्ड्स आते हैं प्रियम्बल में। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ली है फ्रांस से। हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से आइडियोलॉजिकल हार्ट ऑफ इंडियन प्रियम्बल। क्यों? क्योंकि इसमें लिबर्टी इंक्लूड है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होती है ब्रदरहुड, नेक्स्ट है हमारे पास साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, जो कि हम करते हैं अंडर आर्टिकल 368 के तहत। इलेक्शन होगी राज्यसभा की, जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। साउथ अफ्रीका, तो वहाँ से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम करते हुए हैं आर्टिकल 368 के अंडर। वो हमने जो प्रोसीजर ले रखा है पूरा प्रॉपर, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन होगी राज्यसभा के मेंबर्स की इनडायरेक्ट मेथड। तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और एक हमारे पास पॉइंट आता है आर्टिकल, जैसे 21 है, कैन नॉट बी स्नैच्ड। पार्लियामेंट हमारा आर्टिकल 21 का जो राइट है वो हमसे नहीं छीन सकती, पर एक्सेप्शन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है? बोर्ड फीचर में आता है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशंस और जुडिशरी फ्रेमवर्क। ये प्रॉपर इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हमारे पास है लेजिस्लेचर, जो कि एक तरह से लॉ मेकिंग बॉडी होती है, और इसका काम क्या होता है? पॉलिसी बनाना, लॉ एंड एक्ट। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे बाई कैमरल पार्लियामेंट है, जैसे हमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर पढ़ा था पीछे। लोकसभा, लोअर हाउस और राज्यसभा में डिवाइडेड है। स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कई जगह आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। फंक्शंस की बात करें तो हम लॉ बना सकते हैं सब्जेक्ट्स पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, जैसे यूनियन हो गया, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट हो गई। बजट पास करना, कंट्रोल ओवर फाइनेंस, ये भी लेजिस्लेचर का ही काम होता है। सुपरवाइज करना एग्जीक्यूटिव को, क्वेश्चंस पूछना, जो कि इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, उनसे क्वेश्चन पूछना। मोशंस जैसे इसमें आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, मतलब आगे पढ़ेंगे हम, काफ़ी कुछ है इनमें। बाकी वोट्स भी डाली जाती हैं अगर उनको सुपरवाइज करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, इलेक्ट्रल फंक्शंस हो गए, जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना और वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो कौन देखता है? लेजिस्लेचर। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आप देख सकते हो, आर्टिकल 79 से 122 जहाँ पे पार्लियामेंट डील करती है, और 168 से 212 जहाँ पे लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर डील करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, जो कि लॉ एनफोर्सिंग ऑर्गन होता है, जो कि एग्जीक्यूट करता है, हम कह सकते हैं सिंपल तरीके से कि इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंट करने वाले। इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, जो कि लेजिस्लेचर बनाती हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल किया जाता है, देखा जाता है, पूरे फॉरेन अफेयर्स को देखा जाता है, और डिफेंस के बारे में। यहाँ पे सी आएगा, डिफेंस। इंडिया में हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें इंक्लूड है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ये सभी हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वहाँ पर गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? वही इम्प्लीमेंट करना लॉज को, पॉलिसीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, एडमिनिस्टर करना अच्छे से गवर्नेंस को, फॉरेन अफेयर्स देखने, वही हमने ये सारा पीछे भी डिस्कस किया अभी। अपॉइंटमेंट करनी जजेस की और गवर्नर्स की। और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या क्या हैं? 52 से 78 जो कि यूनियन से डील करते हैं, और 153 से 167 तक स्टेट से डील करते हैं। सोर्स देखा जाए तो हमने यूके से लिया है कैबिनेट सिस्टम, यूएसए से लिया है हमने प्रेसिडेंट की पोस्ट और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। जुडिशरी, जो कि लॉ इंटरप्रेटिंग ऑर्गन होती है, जो इंटरप्रेट करती है लॉज को और इंश्योर करती है कि ये अच्छी तरह अप्लाई किए गए हैं, और हमारे जस्टिस को भी इंश्योर करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो हमारे सिटीजन के हक में है या नहीं। तो वो सारा काम जो है लॉ इंटरप्रेट करने का, वो जुडिशरी का काम होता है। इंडिया में देखा जाए तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा अगर हम टॉप से देखें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता है, और ये इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस आते हैं जुडिशरी के, इंटरप्रेट करना लॉज को, जुडिशियल रिव्यू करना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना होता है जुडिशियल रिव्यू का मतलब, प्रोटेक्शन हमारी फंडामेंटल राइट्स की, एडवाइजरी, जुरिसडिक्शन, प्रेसिडेंट है जो एडवाइस ले सकता है,
और जुडिशरी को गार्डियन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं? 124 से 147 जो कि सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, 214 से 231 तक हाई कोर्ट, और 233 से 237 तक हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सोर्स की बात करें तो यूएसए से देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस की बात होती है। ब्रिटेन से होती है रूल ऑफ लॉ और रिट सिस्टम। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर मतलब इंडियन इनोवेशन बोला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आते हैं कि अगर लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाने वाला है वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करता है तो वहाँ पे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं और बजट वोटिंग की। ऐसे ही अगर हमें एग्जीक्यूटिव है जो इम्प्लीमेंट करने वाला अगर लॉ बनाने वाले पे कंट्रोल चाहे तो वहाँ पे डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात होगी और ऑर्डिनेंसेस पास करने की बात होगी। पर अगर जुडिशरी ने दोनों पर कंट्रोल करना हो तो वो जुडिशियल रिव्यू करती है, जिसमें इंक्लूड होते हैं आर्टिकल 13, 32 और 226। फिर अगर लेजिस्लेचर ने सोचा कि जुडिशरी पर कंट्रोल करना तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है। और नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी बात हो तो वहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी। मतलब आप लोगों की नॉलेज के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें जानना, तो मैंने यहाँ पे एक समरी की तरह लिख दी थी, तो आप देख सकते हो इसको। लास्ट पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, गवर्नमेंट अप्लाई करते। अभी देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्रॉपर। आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा ना कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, तो लेजिस्लेचर वहाँ पे बात आ रही है पार्लियामेंट की जो लॉ बना रही है। गवर्नमेंट जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे लोग हमने चुने हैं जिनको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो कोर्ट है वो गार्ड करती है लॉ को, जो बनाया गया है लॉ उसको चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं। तो इसी के साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई इसमें कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।